बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो मैथमेटिक्स है साइंस ग्रुप क्लास 9th का इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं। बेटा जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी इस चैप्टर के अंदर हम मैट्रिक्स और उसके डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। ये बेटा इसके जो लर्निंग जो आउटकम्स है वो ये हैं कि बेटा सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन को करेंगे, फिर उसके बाद बेटा हम जो मैट्रिक्स की टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में करेंगे, फिर मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मैट्रिक्स की जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू जो एडिशन है उसको देखेंगे। मीन ये आपको दिया गया है कि हम इस चैप्टर के अंदर इतने पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आज जो चैप्टर नंबर 1 है उसको स्टार्ट करते हैं जी। बेटा सबसे पहले ये मल्टीपल चॉइस के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि जो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसका नाम था आर्थर क्ले। उसने बेटा मैट्रिक्स का जो है ना इंट्रोडक्शन दिया था, या उसने मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। बेटा उसने जो है ना 19वीं सदी में ये कहा था कि जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स को लेके एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर दे तो बेटा एक बनावट बनती है, उस बनावट का नाम होता है मैट्रिक्स। बेटा अगर हम मैट्रिक्स की डिफाइन करना चाहिए तो मैट्रिक्स की डिफाइन बेटा क्या है? आर रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन। बेटा फॉर्मेशन होता है बनावट ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स 0 1 2 3 4 5। सपोज किया ये हमारे पास बेटा कुछ नंबर है, इसका नाम है, एक का नाम 0, एक का नाम है 1, एक का नाम है 2, एक का नाम है 3, 4 एंड 5। बेटा अगर मैं इनको इस तरह अरेंज कर दूं, जैसे ये 0, ये 1, ये 2, फिर क्या है ये 3, ये 4 और ये 5, इनको मैं इस तरह अरेंज कर दूं तो अरेंज करने के बाद इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा क्लोज कर दूं तो जो चीज़ बनती है या जो बेटा हमारे पास टर्म इंट्रोड्यूस होती है उस टर्म का नाम क्या होता है? मैट्रिक्स। यानी आर रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर 0 1 2 3 4 5 सच एज, यानी इन नंबर्स को आपने इस तरह बेटा क्या किया? अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो बेटा एक बनावट बनी, इस बनावट को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। या आप लोग बेटा मैट्रिक्स की ये भी डिफाइन कर सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या नंबर्स कह सकते हैं इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। बेटा आल्सो या आप ये डिफाइन कर सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स कह लें या सेम नंबर हो, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स इन ये अरेंज किसके अंदर करेंगे बेटा? ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेंगे, इन आ स्क्वायर ब्रैकेट। और जब बेटा हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? इन द फॉर्म ऑफ इन आ स्क्वायर ब्रैकेट्स in the form of rows and column is called matrix। यानी बेटा मैट्रिक्स की जो डिफाइन है वो ये है कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स लेके उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह अरेंज कर दें कि एक बनावट बन जाए, और इस बनावट को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। बेटा जो मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा उसको हम हमेशा मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये B इज इक्वल टू 5 6 9 1 2 5, यानी मैट्रिक्स को हमेशा बेटा अल्फ़ाबेटिक लेटर से लिखा जाता है। तो बेटा जो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है कि मैट्रिक्स का जो नाम है वो हमेशा कोई अल्फ़ाबेटिक लेटर रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बेटा मैट्रिक्स की डिफाइन हमने की। मैट्रिक्स की डिफाइन की कि कुछ नंबर्स को लेके अगर अरेंज करके स्क्वायर अरेंज करें और अरेंज करने के बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, ये क्लोज करने के बाद बेटा एक फॉर्मेशन बनती है। तो इस फॉर्मेशन को
हम बेटा क्या कह सकते हैं, इन फॉर्मेशन को हम कहते हैं जो है ना मैट्रिक्स, या ये डिफाइन कर सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को बेटा जो नोटेशन होती है या मैट्रिक्स को हम जिससे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स को हम हमेशा अल्फ़ाबेटिक लेटर से ही डिनोट करते हैं। अब बेटा मैट्रिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है बेटा, मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बेटा। एक होता है हॉरिजॉन्टल, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। बेटा जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं इनका नाम होता है रोज। जैसे इसके अंदर बेटा हॉरिजॉन्टल की तरफ देखें, ये 1 ये 2, तो मैट्रिक्स ए के अंदर कितनी रोज हैं 2। और जो हॉरिजॉन्टल वे में इसमें देखें तो बेटा वो क्या है, इसमें भी 2। तो बेटा जो हॉरिजॉन्टल वेज में नंबर होते हैं, हॉरिजॉन्टल वेज में जो एंट्रीज होती हैं उनको हम बोलते हैं रोज। और अगर हमने रोज की डिफाइन करनी हो, ठीक है बेटा, रोज की डिफाइन क्या होगी, रोज की डिफाइन होगी द एंट्रीज, यानी वो एंट्रीज, द एंट्रीज presented in a horizontal way, in a horizontal way in a matrix are called rows। जैसे अगर हम गौर से देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा बेटा, इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6। तो बेटा इसमें कितनी रोज हैं बेटा, ये हमारे पास रो नंबर 1 है और ये हमारे पास रो नंबर 2 है। इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने बेटा 1 2। इसी तरह इस मैट्रिक्स के अंदर भी नंबर ऑफ जो, ठीक है बेटा, तो जो हॉरिजॉन्टल वेज में नंबर होते हैं, ये एंट्रीज होती है, उनको हम बोलते हैं रोज। अब बेटा उसके बाद होती है कॉलम। तो बेटा सपोज किया कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका नाम है ए, और बेटा इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 एंड 7। तो बेटा ये देखिए, ये जो वर्टिकल साइड को एंट्रीज होती है, ये 1 C1, दिस इज C2 और दिस इज C3, यानी जो वर्टिकल बेस में एंट्रीज होती है उनको हम बोलते हैं कॉलम। तो अगर हम कॉलम की डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे, कॉलम द एंट्रीज, यानी वो एंट्रीज presented in a vertical way, यानी जो वर्टिकल वे में होती है, यानी जैसे जो y एक्सिस होता है इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम। ठीक है बेटा, जैसे अगर गौर से देखें तो एग्जांपल के तौर पे बेटा ये मेरे पास है 1 2 1 3, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया बेटा। अब इसके अंदर गौर से देखें तो कॉलम कितने बेटे, ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C2 है, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं बेटा वो कितने हैं 2, मीन इट हैज 2 कॉलम। ठीक है, अब बेटा उसके बाद होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है बेटा, उसका काम है हमें किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के बारे में बताना। जैसे ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसके पास बेटा कितने कॉलम है 2 कॉलम है, और कितनी रोज है 2 रोज है। तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें किसी भी जो मैट्रिक्स है उसमें रोज और कॉलम के बारे में बताता है कि उसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम है। तो बेटा अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डिफाइन करनी होगी, हम क्या करेंगे, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स टेल्स अस हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ गिवन मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये हमें कौन बताता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डिफाइन क्या करेंगे, ऑर्डर of a matrix tells us about number of rows
एंड कॉलम इन अ गिवन मैट्रिक्स, इन अ गिवन मैट्रिक्स। और अगर आप लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो तो बेटा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है वो ये होता है बेटा कि आप रोज मल्टीप्लाई कॉलम, और या आप कह सकते हो बेटा रोज बाय कॉलम। यानी हम क्या करें, रोज लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, कॉलम। ठीक है, जैसे सपोज क्या एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, ये मेरे पास है 1539। तो बेटा अगर मुझे इसका ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रोज कितनी है इसके अंदर, 1 2, तो 2 इसके अंदर रोज है, फिर क्या लिखेंगे, बाय कॉलम कितने हैं, 1 2। तो बेटा इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए का क्या होगा, 2/2। यानी ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी, इससे हमें पता चला कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम है। क्लियर है। जैसे हम एग्जाम्पल पे तौर पे बेटा एक मैट्रिक्स और लेते हैं, जैसे ये मेरे पास है बेटा एक सी मैट्रिक्स, ये 1 3 5 2 7 9। ठीक है, तो बेटा अगर आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना, तो बेटा इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे बेटा इसके अंदर जो रोज है वो कितनी है, पहले बेटा रोज कितनी है, अगर देखें हॉरिजॉन्टल वेज में 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। और बेटा जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने बेटा, वो भी अगर गौर से देखें 1 2, यानी ये एक बेटा, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो ये 3। और अगर अब आपने ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ सी, तो क्या होगा बेटा, रोज बाय कॉलम, या क्रॉस भी आप लिख सकते हो जिसे आप मल्टीप्लाई बोलते हो। तो बेटा रोज का मतलब क्या है, बेटा रोज का मतलब यह है कि इसके अंदर रोज कितनी है, 2, और फिर बाय, और बेटा ये कॉलम कितने थे, 3। तो इसका मतलब ये होगा इसमें 2 रोज है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। द नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ गिवन मैट्रिक्स। सो बेटा अगर सिंपल कंक्लूजन ये हुआ कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो हम जस्ट बेटा उसकी जो रोज है और उसके जो कॉलम है उनके मिड में बाय या क्रॉस का लफ्ज लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है बेटा, इसके बाद डिफाइन है, इंपॉर्टेंट डिफाइन है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कि बेटा इक्वल मैट्रिक्स आप क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स आएंगे बेटा, कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं अगर उनके ऊपर 2 कंडीशंस फुलफिल हो। नंबर 1 बेटा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। नंबर 2 उनके जो आमने सामने वाले या देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम हो। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से। तो हम यहाँ पे पहले इसकी डिफाइन करते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो हम लिखेंगे 2 मैट्रिक्स, बेटा कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं A and B are said to be equal, are said to be equal, यानी हम इन दोनों को इक्वल कहेंगे। और इसको बेटा पढ़ेंगे कैसे, are said to be equal, एंड इसको बेटा डिनोट करेंगे, एंड डिनोट A इक्वल है B के इफ नंबर 1 बेटा जो ऑर्डर है किसका, ऑफ A, ये किसके बराबर हो, ऑर्डर ऑफ बी के। मीन जो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर आपस में क्या हो, इक्वल हो। नंबर 2 देयर कॉरस्पॉन्डिंग, देयर कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं आर इक्वल। बेटा इसका मतलब क्या है, देखें ये मेरे पास ये मैट्रिक्स का नाम है बेटा 1 2 3 4, और ये मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है। तो देखें बेटा ये 1, ये 1 + 2, ये 2 और ये मेरे पास 4। तो बेटा सबसे पहले जो कंडीशन है उसका क्या नाम है, देखो इसका ऑर्डर कितना है बेटा, इसका ऑर्डर भी हमने सीखा। ऑर्डर लिखने का तरीकाकार है कि पहले रोज, इसके अंदर रोज कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, इसका ऑर्डर होगा 2/2, यानी पहली कंडीशन। और इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, देखें इसका ऑर्डर अगर देखें 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, इसका कॉलम भी 2/2, यानी दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम। नंबर 2 बेटा यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है
तो यहाँ पे भी 2 + 1 क्या है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यानी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं एंट्रीज हैं वो भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब कि जो दूसरी कंडीशन है वो भी फिलफुल होती है। तो हम कहेंगे ए इक्वल है बी के, यानी जो मैट्रिक्स ए है वो किसके इक्वल है मैट्रिक्स बी के। जैसे बेटा हमारे पास यहाँ पे हो ए इक्वल 1 2 5 9 और मेरे पास बी हो बी इज इक्वल टू 1 5 3 4। अब देखो बेटा पहली कंडीशन क्या है भाई इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। दूसरी कंडीशन है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आल्सो इक्वल। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, भाई यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये दूसरी कंडीशन है वो यहाँ पे बेटा वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स जो मैंने अभी लिखे हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। यानी दो मैट्रिक्स बेटा इक्वल तभी होंगे अगर उनके ऑर्डर सेम हो और द सेकंड कंडीशन पे अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हो सेम हो। तो आइए बेटा अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज बेटा जो 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 इज एक्सरसाइज 1.1। बेटा एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जी क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो बेटा ये है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी आपके पास कुछ मैट्रिक्स उसने दिए हुए हैं तो आपने ये बताना है कि इनमें का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेटा पार्ट ए है, ए इज इक्वल टू 2 3 -5 और 6। बेटा हमने इसका क्या करना है, हमने इसका ऑर्डर निकालना है। अगर बेटा हमने इसका ऑर्डर निकालना तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है देखें, ये मेरे पास 1, ये मेरे पास 2, यानी जो हॉरिजेंटल वे में होते हैं ये बेटा एक लाइन, ये दूसरी लाइन। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 2 एंड नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं आपने बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स की जो डिफाइन की वो ये की कि जो वर्टिकल वे में होता है जैसे ये 1 ये 2, इट्स मीन ये C1 ये C2। इसका मतलब इसके अंदर कॉलम कितने हुए 2। आपने क्या लिखना है, आपने इसका ऑर्डर लिखना है। तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा रोज बाय कॉलम। बेटा इसके अंदर रोज कितनी है बेटा, इसके अंदर रोज है 2, फिर लिखेंगे बाय और इसके अंदर बेटा कॉलम कितने हैं, कॉलम इसके अंदर 2 और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यानी सिंपल ये कंक्लूजन हुआ बेटा अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो आप उसकी रोज पहले लिखें और कॉलम को बाद में लिखें, मिड में या आप क्रॉस लिख दें जिसे मल्टीप्लाई बोलते हो, या बाय का वर्ड लिखें तो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल आता है। आइए पार्ट नंबर बी को देखते हैं। पार्ट नंबर बी इज 2035। बेटा इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 2 मीन 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम, तो बेटा नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 1 2, तो इसमें ये 2 है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर होगा किसका बेटा, ऑर्डर ऑफ बी वो क्या होगा रोज बाय कॉलम। यानी पहले हमेशा क्या लिखेंगे बेटा रोज को लिखेंगे। रोज कितनी बेटा इसमें 2 बाय फिर क्या लिखेंगे 2 और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आइए अब हम जो नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी इज 2 4 2 एंड 4। बेटा इसका भी हमने क्या करना है, इसका भी हमने ऑर्डर लिखना है। बेटा यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। बेटा नंबर ऑफ रोज कितनी, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो नंबर ऑफ रोज सिर्फ 1 है, तो 1 रोज है और कॉलम कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, तो 2 कॉलम। और इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑर्डर आप जो सी होगा वो होगा रोज फिर बाय फिर कॉलम। बेटा इसके अंदर रोज कितनी है 1 बाय 2, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1 बाय 2। यानी अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का बेटा ऑर्डर फाइंड करना है तो पहले हम लिखेंगे उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है फिर कॉलम लिखेंगे। इसी तरह बेटा जो पार्ट नंबर डी है वो ये है
बेटा 406। बताएं बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डी। देखिए बेटा इसके अंदर रोज कितनी है, 1 2 3, तो 3 रोज फिर लिखेंगे बाय, और कॉलम कितना बेटा 1, तो ए कॉलम है यानी 3/1। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर ई है मेरे पास, पार्ट नंबर ई के अंदर बेटा उसने लिखा ए टी बी ई सी एफ। बेटा अगर आप लोगों को ये दो नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आप इसके 2 स्टेप्स कर ले। कैसे, पहले नंबर ऑफ रोज लिखें, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखें, और फिर उसके ऑर्डर का फार्मूला लिख के तो देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या देन इसकी रोज और कॉलम को लिखेंगे। लेकिन अगर ये मल्टीपल चॉइस में आए तो फिर आप इसको सिंपली देखें कि इसमें रोज कितनी है, कॉलम कितने, रोज को पहले लिखो, फिर बाय और कॉलम को लिखो। भाई इसके अंदर रोज कितनी, 1 2 3, तो भाई इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ जो ई होगा बेटा वो क्या होगा, 3 रोज हैं, और कॉलम कितने बेटा, अगर देखिए ये 1 ये 2, मतलब ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो इसके अंदर कॉलम हो गए 2, तो ऑर्डर क्या बनेगा 3/2। जी आइए अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा एफ, पार्ट नंबर एफ, एफ इज इक्वल टू सिर्फ 2। बेटा अगर हम इस तरफ हॉरिजेंटल वे पे चले तो इसके अंदर रो कितनी है बेटा 1, और अगर वर्टिकल वे में चले फिर भी कॉलम 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जो बेटा एफ है वो बनेगा 1/1, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब इसके बाद बेटा जो हमारे पास पार्ट नंबर जी है, एफ के बाद है जी, वो बेटा 2 3 0 1 2 3 2 4 5। तो बेटा देखिए सबसे पहले आपने इसको देखना है कि इसमें रोज कितनी है जी, नंबर ऑफ रोज, भाई वो 1 2, अगर देखें 2 3, तो 3 इसमें रोज हैं, और कॉलम बेटा इसके अंदर क्या होंगे 1 2 3, तो 3 इसमें कॉलम। तो भाई इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जो जी होगा वो क्या हो जाएगा 3/3, यानी हमेशा पहले रोज को लिखते हैं फिर कॉलम को हम लिखेंगे। क्लियर है। आइए इसका आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर एच, उसको देखते हैं। बेटा पार्ट नंबर जो एच है उसकी स्टेटमेंट है 2 3 4 1 0 6। तो भाई देखो इसमें नंबर ऑफ रोज बेटा कितनी है 1, यानी एक रो, ये दूसरी रो, और कॉलम कितने बेटा, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो ये 3 है। तो क्या लिखेंगे बेटा, जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ईच होगा 2/3, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी बेटा सिंपल कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो आप पहले उस मैट्रिक्स के अंदर रोज को देखें, फिर कॉलम को देखें, और फिर रोज को पहले लिखें, फिर बाय का वर्ड लिखें, फिर 3 लिखें, यानी टोटल अगर इसका देखें तो 2 क्या हो जाएगा 3। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस ये बुक के ऊपर ही हम कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब आपने बताना कि इनमें से इक्वल कौन कौन सा है। देखिए बेटा सबसे पहले अगर देखें ए का आंसर कितना है, ए में सिर्फ 3 है, और सी में क्या है 5 - 2, बेटा यहाँ पे भी 3 है, यानी इसका अगर गौर से देखें इसका जो ऑर्डर है वो 1/1, इसका भी ऑर्डर 1/1, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो लिख देंगे जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो ए है वो किसके इक्वल है बेटा, ए सी के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 का लिख देंगे जो ए है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। अब इसी तरह बेटा ये देखो बी में क्या है 3 और 5, और अगर गौर से देखें तो ये देखो आई, ये 3 और ये 3 और 2 5, ठीक है। तो आई और जो बी है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स जो आई है ये किसके इक्वल होगा, बी। देखो इसका ऑर्डर 1/2, इसका ऑर्डर 1/2, यहाँ पे फर्स्ट 3, यहाँ पे फर्स्ट 3, यहाँ पे सेकंड 5 और यहाँ पे सेकंड 5। ये देखो ये मेरे पास है बेटा, ये मेरे पास है बेटा डी वाला 5 और 3, तो 5 और 3 वाला तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये किसी के भी इक्वल नहीं है। अब ये वाला ई और एच आपको नजर आ रहा है, ये देखो ई 4 4 0 0 6 6 2 2, तो जो ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा। अब बेटा देखो 3 में से 1 निकाला तो कितना होता है 2, और 3 + 3 6, तो ये देखो ये 2 और ये 6, तो जी और एफ आपस में इक्वल हो जाएंगे, जी और एफ आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब बेटा अगर गौर से देखें तो ये देखो 2 और 2 4, 2 - 2 0, 2 और 4 6 और 2 0, मतलब ई एच और जे, ई जो हमारे पास है
ई एच और जो जे है, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेटा ये जो आई बी के ये एफ होगा, ये जी और जी के साथ बेटा जो आपस में आएगा वो एफ आएगा, सॉरी जी और एफ ये तीनों ई एच और जे, ई एच और जे आपस में इक्वल है। ठीक है, तो बेटा जस्ट हमने क्या देखा कि उसने बोला था कि बताएं कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। तो बेटा इसके लिए हमने डिफाइन की कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है। बेटा उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। आपने ए की वैल्यू, आपने बी की वैल्यू, आपने सी की वैल्यू और डी की वैल्यू को फाइंड करना है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये दो मैट्रिक्स दे दिए गए जो आपस में इक्वल हैं, तो आपने इन मैट्रिक्स की हेल्प के साथ ए की, बी की, सी की, डी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा जी। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, उसने बोला है फाइंड, आपने ए की वैल्यू को निकालना है, आपने बी की वैल्यू को निकालना है, आपने सी की वैल्यू को निकालना है और आपने डी की वैल्यू को निकालना है। और अगर गौर से देखें तो बेटा जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है ये है बेटा पहले ए प्लस सी, दूसरा ए प्लस 2b और सेकंड है सी माइनस 1 और थर्ड है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू दिस इज 0, दिस इज माइनस 7, दिस इज 3 एंड दिस इज 2d। ये 0 है बेटा। बेटा आप लोगों ने जब मैट्रिक्स की डिफाइन को पढ़ा, इक्वल मैट्रिक्स की डिफाइन, बेटा सबसे पहले अगर गौर से देखें तो इसका ऑर्डर कितना है, जो इस तरफ है 2/2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। अब ये बुक वाला कहता है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों के ऑर्डर सेम है, और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि बेटा यहां से जो फर्स्ट एलिमेंट होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ये बेटा इसके इक्वल होगा। यहां पे हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, यानी इक्वल मैट्रिक्स की हमें डेफिनेशन ये कहती है बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। बेटा इक्वल मैट्रिक्स की जो डिफाइन थी वो ये थी कि बेटा जो फर्स्ट एलिमेंट है ए प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। दूसरा यहां से दूसरा एलिमेंट क्या है ए प्लस 2b इज इक्वल टू, ये किसके आ जाएगा माइनस 7 के। सी माइनस 1 ये किसके इक्वल होगा 3 के, सी माइनस 1 ये किसके आएगा 3 के, और ये आएगा 4d माइनस 6 ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2d के इक्वल आ जाएगा। बेटा यानी ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। यानी हमने मैट्रिक्स जो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी वो क्या कहती है, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट के इक्वल, थर्ड के, तो यहां से 4 इक्वेशन बन जाएंगे। अब बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को लूं तो इसमें ना हमारे पास ए का आंसर है ना सी का आंसर है। इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर लें तो हमारे पास किसी का भी आंसर नहीं आ सकता। इसी तरह बेटा इसमें ना ए का आंसर है ना बी का आंसर है, तो मीन हम इसको पहले सॉल्व नहीं कर सकते। अब बेटा अगर गौर से देखें थर्ड इक्वेशन में सिर्फ सी है, 1 और सिर्फ जाके प्लस हो जाएगा तो सी का आंसर आ जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा 3, तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन जो 3 है, बेटा जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 c। बेटा ये 1 जब हमारे पास राइट पे आएगा तो ये 3 ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो c का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। लेकिन जी हमें एक आंसर मिल गया। अब बेटा अगर गौर से देखें, अब इसके अंदर अगर c की जगह पे मैं लिख दूं 4 तो हमें किसका आंसर मिल जाएगा a का, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, यानी अब हमने 1 को पकड़ा। तो बेटा 1 क्या है a, ये प्लस बेटा जो c का आंसर है वो क्या है ये 4, तो ये c, तो c की जगह पे लिख देंगे 4 इज इक्वल टू 0 a, ये 4 जब राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। लो जी ये हमारे पास a का भी आंसर आ चुका।
अब बेटा हमारे पास जो आंसर है वो किसका रह गया, ए का भी आ गया, सी का भी रह गया। अब बी का देखें तो बेटा बी ना इस इक्वेशन में है, ना इस इक्वेशन है, ना इस इक्वेशन, तो इसमें है। तो इसका मतलब है यहाँ से बी का, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 बेटा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 उसका क्या है बेटा, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 7। क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा a का आंसर कितना हमने निकाला, a तो हमारे पास -4 आया, यहाँ पे लिखो माइनस का 4 प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 7। ये नंबर बेटा लेफ्ट पे क्या है, माइनस, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस का 7 और प्लस का 4, यह आ जाएगा 2b। 7 में से 4 को निकालेंगे तो 3, 7 माइनस आएगा और b का आंसर आ जाएगा माइनस का 3/2। ये मेरे पास आंसर आ गया b का। अब मेरे पास a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, c भी आ चुका है, d बेटा d हमारे पास ना इस इक्वेशन में, ना इसमें, ना इसमें है, तो d किस में है, 4 में है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, बेटा यहां से आ जाएगा 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। बेटा अगर गौर से देखें तो 2d इधर प्लस है, तो जब लेफ्ट पे आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस का 2d, ये 6, जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके प्लस। 4 में से जब आप 2d निकालेंगे तो 2d, क्योंकि ये प्लस के 4d, ये माइनस के 2d इज इक्वल टू 6, और d का आंसर क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 द 6, और d का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3। और यही हमारा क्या था, टारगेट था, यानी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू हमने निकालनी थी, और वो हमारे पास आ चुकी है। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को समझ आया होगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।